आज हम बात करेंगे अपने ईवीएस के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। इससे पहले मैंने सीडीपी और मैथ की बात कर ली है। आपने ना देखा हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख लीजिए। अध्ययन की बात करेंगे। हमारे एनवायरमेंटल स्टडीज़ में पहला क्वेश्चन कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अच्छे से देख लो। इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे कि टेपियोका, कसावा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इससे बने खाने को चाव से खाते हैं। ये राज्य होना चाहिए। यानी कि हमने एक क्या किया कि किसी की जीवन शैली ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में बात की और कहा कि यहाँ के रहन सहन कैसा है, बहुत ही साधारण है। और यहाँ के लोगों के जो होते हैं वो खाने की वस्तुएं जैसे कि टेपियोका है और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं, उसे बड़े ही चाव से खाते हैं। तो वो राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है तेलंगाना, ऑप्शन डी है उड़ीसा। जल्दी से बताइए। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। ठीक है, केरल में राज्य है जहाँ के लोग वस्तुओं जैसे कि टेपियोका है और नारियल है उसको अपने घर के आंगन में उगाते हैं, फिर उसे उस खाने को बड़े ही चाव से क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यानी कि कोई व्यक्ति क्या, उसने ग्रामीण लोगों के बारे में बताया, जैसे कि वहाँ के लोग क्या करते हैं, उनका रहन सहन बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मतलब उनके अंदर वो नहीं है, बहुत अच्छे से वो रहते हैं, बहुत साधारण लोग हैं। खाने की वस्तुएं होती हैं जैसे कि टेपियोका वगैरह है, जिसे कसावा कहते हैं, और नारियल उसको अपने घर के आंगन में उगाते हैं, फिर उसे बने खाने को बड़े ही चाव से वो खाते हैं। ये जीवन शैली किस राज्य से संबंधित थी? तो ये केरल राज्य के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वहीं असम का प्रमुख व्यंजन मानसोर टेगा है, करी है, और इसमें मछली की धीमी आंच में टमाटर और नींबू से बने शोरबे के साथ पकाया जाता है। तो अगर मतलब ये आपका पूछा गया प्रीवियस ईयर में, अगर ये ना पूछकर आपसे ये पूछ ले कि मसूर टेगा करी कहाँ का प्रमुख व्यंजन है, तो वो असम का होगा। ठीक है, इसमें मछली को क्या करते हैं, बहुत ही धीमी आंच में टमाटर और नींबू से बने शोरबे के साथ क्या किया जाता है, पकाया जाता है। तो बाकी आपको स्टेट्स के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा ये इन्वायरमेंटल स्टडीज है इसमें पूछ लेता है इस तरह के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस। नेक्स्ट हमारा है कि मिज़ोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं और उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज एंड नथिंग इज ग्रोन देयर फॉर सम ईयर्स। मतलब कह रहा है कि जो हमारी झूम खेती है, जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है झूम खेती, इसमें क्या है, मिजोरम के जंगलों में की जाती है। तो इस पे जो हमारे कथन दिए गए हैं, इन पे बताना है कौन सा कथन सही है। ऐसा हम करते हैं कि एक फसल जब कट जाती है उसके बाद उस भूमि को कैसे छोड़ देते हैं, खुला, और उसके कुछ वर्षों तक, कुछ सालों तक उस पर कुछ भी नहीं उगाते। ये बताओ सही है कि नहीं है। सेकेंड है कि इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। द बम्बू और बीड्स विच ग्रो ऑन डेट लैंड आर कट एंड बर्न्ट। यानी कि जिस भूमि पर जो भी बांस और खरपतवार होते हैं, उगते हैं, उन्हें काट कर हम जला देते हैं। थर्ड है कि इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। द लैंड इज देन प्लाग्ड डीपली बिफोर शोइंग द सीड्स। और चौथा है कि रासायनिक उर्वरक और जो कीटनाशक हैं उनका उपयोग हम आवश्यकता अनुसार करते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड एज पर नीड। तो ऐसा तो कुछ नहीं होता है। मैंने आपको झूम खेती के बारे में बताया था। झूम खेती जो होती है वो हमारे पूर्वोत्तर भारत में की जाती है, और ये मिज़ोरम के बारे में बात कर रहा है। तो उसमें क्या करती है, उगाया जाता है फसल, उसके बाद उसे काट कर जला दिया जाता है। तो उर्वरक और कीटनाशक की बात होगी नहीं, बीज को बोने से पहले भूमि को जोतेंगे नहीं। नेक्स्ट है कि एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे कि मक्का है, चावल है, मिर्च है और सब्जियों को उगाया जाता है। इन वन फार्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक मेज, राइस, चिलीज एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से चूज करना है। पहला है पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ABC सही है। दूसरा है कि BCD सही है। तीसरा है कि CDE सही है। चौथा है कि ABE सही है। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
कि इसमें ए, बी और ये सही है। यानी कि जो हमारी मिज़ोरम है इसके जंगलों में की जाने वाली जो झूम खेती है उसके संबंध में सही कथन है कि एक फसल काटने के बाद उस भूमि को हम खुला छोड़ देते हैं और कुछ वर्षों तक उसमें कुछ नहीं उगाते। अब आपसे पूछे कि झूम खेती जहाँ की जाती है वो झूम खेती होती क्या है, तो जो झूम खेती है वो भारत के पूर्वोत्तर राज्य में की जाती है। मिज़ोरम की बात करें तो उसमें की जाती है और एक फसल को जब हम काट लेते हैं तो कुछ सालों तक उसमें हम कुछ नहीं बोते, उसको ऐसा ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इस भूमि पर उगने वाले जो बाँसों और खरपतवारें होते हैं उनको काट कर जला देते हैं और एक ही खेत में हम अलग-अलग तरह की फसलें जैसे कि मक्का, चावल, मिर्च, सब्जियाँ इनको उगाते हैं। इस तरह से हमारा ए, बी, ई तीनों कथन इसके बारे में बिल्कुल सही हैं, ठीक है। जबकि बीज बोने से पहले भूमि को गहरा नहीं जोता है और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरह से सी और डी कथन बिल्कुल गलत हो जाएंगे। तो 2 चीज़ें याद रखना, इसमें ना तो भूमि को गहरा जोता जाता है ना ही कीटनाशक प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि सोल्व द फॉलोइंग रिडल। पिछली बार भी आपको पहेली मिली थी, फिर से पहेली, क्योंकि एनवायरमेंट स्टडीज़ में पहेली पूछी जाती है। नीचे दी गई पहेली को हल करना है। हमारी पहेली है, काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक पिसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में मैं डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, इसका हल है। तो ये हमारी पहेली दी गई थी, इसके बारे में बताना था ये क्या है। ऑप्शन ए है पेपर यानी कि काली मिर्च, ऑप्शन बी है कैडमम यानी कि इलायची, ऑप्शन सी है मस्टर्ड यानी कि सरसों और ऑप्शन डी है क्लोव यानी कि लौंग। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर। तो हमारे ऑप्शन भी कह रहा है, मतलब हमारी एक्सप्लेनेशन भी कह रही है कि काले काले मोती जैसे छोटी सी पर गोल हूँ मैं। मिर्च कैसी होती है, काली मिर्च छोटी सी होती है, गोल गोल काले काली होती है ना। बारीक पिसी या दरदरी में तीखे स्वाद वाली है, तो स्वाद कैसा है उसका, तीखा सा होता है। मीठे में और नमकीन दोनों में डाली जाती है। तो सोचो कौन हूँ मैं, तो मैं हूँ जाएगा काली मिर्च, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान यानी कि ढूंढ लेता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन फाइंड हिज फीमेल फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हर स्मेल। ऑप्शन ए ईगल यानी कि बाज, ऑप्शन बी है सिल्क वॉर्म यानी कि रेशम कीट, ऑप्शन सी है मॉस्किटो यानी कि मच्छर, ऑप्शन डी है बटरफ्लाई यानी कि तितली। तो बताइए वो कौन होता है जो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। तो वो होता है रेशम कीट यानी कि सिल्क वॉर्म। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिल्क वॉर्म क्या होता है, ये अपनी मादा को क्या कर लेता है, उसकी गंध से बहुत किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। एक्सप्लेनेशन भी है कि रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान यानी कि ढूंढ लेता है। मादा रेशम कीट अंडे देती है जिनसे लार्वा निकलता है जो कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। कौन देता है, अंडा देता है मादा रेशम। मादा रेशम क्या करती है, मादा रेशम अंडे देती है जिससे निकलता है लार्वा जो कि कैटरपिलर, इल्ली या फिर रेशम कीट कहलाते हैं। ये आकार में वृद्धि करते हैं और जब कैटरपिलर अपने जीवन चक्र की अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो ये प्यूपा यानी कि कोशित जो होता है वही कहलाता है। जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेते हैं, यह जाल अपने स्थान में बने रहने में सहायता करता है। रेशम जो होता है उसको प्राप्त करने के लिए शहतूत के पेड़ों पर रेशम कीटों का पालन होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा ही जाता है कि रेशम कौन से पेड़ से प्राप्त किया जाता है, तो शहतूत के पेड़ से प्राप्त किया जाता है और उनके कोकिनों को कर्त करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। और रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। एक नंबर रिपीटेड में पूछा गया था पिछली बार कि रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है, ठीक है। इस शहतूत के पेड़ से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सिटीज वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल एंजॉय ड्रिंकिंग ऑफ हॉट कहवा विद आलमंड्स एंड कैडमम। यानी कि निम्नलिखित में से हम उस शहर को जानना है जहाँ के अधिकांश लोग यानी बहुत ज़्यादा लोग इलायची और बादाम डला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। पहला है शिलोंग, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है हैदराबाद, ऑप्शन डी है श्रीनगर। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन
डी श्रीनगर। श्रीनगर जो कि जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है और यहाँ डल झील स्थित है। ठीक है, यह भी याद रखना। वे शहर हमारा श्रीनगर है जहाँ के बहुत ज़्यादा लोग इलायची और बादाम डाला हुआ जो गर्म कहवा है उसे पीना पसंद करते हैं, क्योंकि श्रीनगर में काफ़ी ठंड होती है इसीलिए। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर की कैपिटल भी है। हैदराबाद की बात करें तो 1948 में यहाँ ऑपरेशन पोलो हुआ था, ये भी याद रखना। शिलोंग ये मेघालय की कैपिटल है और अभी रिसेंटली 21 जनवरी को इसका मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया गया है। रिसेंट डेली के डेली हम आपके करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्विज भी लेते हैं, तो उन्हें भी देखा कीजिए। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और होम एजुकेशन के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको तो ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट आती है तो उस पर हम देते हैं। हमारा एक्सप्लेनेशन है कि श्रीनगर के अधिकांश लोग जो होते हैं वो इलायची और बादाम डला हुआ जो गर्म कहवा होता है उसको पीना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। शिलोंग जो है पूर्वोत्तर भारत के राज्य मेघालय में स्थित एक पर्वतीय स्थल है और मेघालय की राजधानी है। शिलोंग कहाँ है, मेघालय में स्थित है और ये मेघालय की कैपिटल है। ये पूर्वोत्तर भारत का है। मेघालय में जो है वो खासी जनजाति के मांसाहार के शौकीन होते हैं। ये लोग अक्सर सूअर और मछली खाना पसंद करते हैं और यहाँ मछली का अचार बहुत ज़्यादा मशहूर होता है। जो पर्यटक आते हैं वो ज़रूर लेते हैं। हैदराबाद का मशहूर व्यंजन हैदराबादी बिरयानी है, ये भी याद रखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती हैं स्पेशल जगह की स्पेशल चीज़ें याद रखा कीजिए, एग्जाम में से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में विवरण दिया है। मतलब ये बता रहा है कि कोई व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा घूमा या ग्रामीण क्षेत्र है उसके बारे में बता रहा है, तो आपको ये बताना है कि जो हम आपको ये विवरण देंगे किस जगह का है। उस जगह में भारी वर्षा होने के कारण वहाँ के जो लोग होते हैं वो ज़मीन से 3 मीटर से 3.5 मीटर यानी कि 10 से 12 फीट तक ऊंचाई पर मजबूत जो बांस का खंभा होता है उस पर बने हैं। लोग घरों में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो है वहाँ इस जगह पे होती है बहुत ज़्यादा वर्षा, तो यहाँ के लोग घर जो होता है अपनी ज़मीन से ऊपर ही बनाते हैं, 3 मीटर या 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फीट तक। ठीक है, जो बांस के खंभे होते हैं उन पर इनका घर बना होता है और प्रवेश करने के लिए उसमें किसका प्रयोग करते हैं, सीढ़ी का। रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने हैं और इनकी छतें ढालू हैं। तो ये राज्य कौन सा है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है झारखंड और ऑप्शन डी है असम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम। ठीक है, हमारा सही आंसर असम हो जाएगा। वहीं असम की कैपिटल है दिसपुर, झारखंड की कैपिटल है रांची, मिजोरम की आइजोल और हिमाचल प्रदेश की शिमला या धर्मशाला। ठीक है, हमारी एक्सप्लेनेशंस भी है कि क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमारी कैपिटल से भी पूछ लेता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में, तो वो भी याद रखना है। वैसे यूपी टेट में ये ज़्यादा पूछता है। एक्सप्लेनेशन है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण किया है और वहाँ के लोगों के बारे में बताया है कि वहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए घर से जो होते हैं वो ज़मीन से ऊपर घर बने होते हैं 3 या 3.5 फीट यानी 10 से 12 फीट ऊंचे, 3.5 मीटर, 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फीट ऊंचे होते हैं। बांस के खंभों पर ये बने होते हैं। आने जाने के लिए हम इसमें सीढ़ी का प्रयोग करते हैं रात में और ये सीढ़ी क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो ये असम राज्य से संबंधित है। वहीं इस प्रकार के घरों को असम में सेटल्ड हाउस भी कहते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली की टूरिस्ट गाइड में एक मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र के एक कोने पर लिखा है पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो स्थानों यानी स्थलों के बीच की दूरी 21.2 सेंटीमीटर मापी गई हो तो इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी निकटतम में। पहला ऑप्शन है 22 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 21 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 20 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 19 किलोमीटर। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी 21 किलोमीटर। हमारी एक्सप्लेनेशन भी है कि जो टूरिस्ट गाइड है उसके मानचित्र में दिए गए पैमाने के अनुसार 1 सेंटीमीटर 990 मीटर दिया गया होता है। दोनों स्थानों के बीच की मानक दूरी 21.2 सेंटीमीटर दी गई है और दोनों स्थानों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 990 मीटर। तो इस तरह से हम पूरा इस तरह से इसे सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर जो होगा वो 21 किलोमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है
कि निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने यानी होने वाले दो रोगों के बारे में, मतलब जोड़े के बारे में बताना है। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर, एक जोड़ा चुनना है। ऑफ डिजीज स्प्रेड कुछ ड्यू टू मॉस्किटोस, यानी मच्छर के द्वारा जो रोग फैलते हैं, हमें एक 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से हमें पहचानने हैं। ऑप्शन ए है मलेरिया और मियादी बुखार यानी मलेरिया एंड टाइफाइड। ऑप्शन बी है चिकनगुनिया और डेंगू। ऑप्शन सी है हैजा और मियादी बुखार टाइफाइड। चौथा है डेंगू और हैजा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिकनगुनिया एंड डेंगू। जैसे आपने देखा होगा कि चिकनगुनिया है और डेंगू ये बहुत ज़्यादा फैलता है मच्छरों के द्वारा। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि मच्छरों द्वारा फैलने यानी कि होने वाले दो रोग हैं, उनके जोड़े हैं चिकनगुनिया और डेंगू। डेंगू मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी होती है जो डेंगू वायरस यानी कि जीनस फ्लेवी वायरस के कारण होती है। तो आपसे पूछ लेगा डेंगू वायरस किसके कारण फैलता है? जीनस फ्लेवी वायरस के द्वारा। इनका प्रसार मच्छरों के द्वारा होता है और कई जीनस एडिस प्रजातियां मुख्य रूप से एडिस इजिप्ट भी होती हैं। वहीं डेंगू बुखार को हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। पिछली बार प्रीवियस ईयर में रिपीटेड के पूछा गया था हड्डी तोड़ बुखार किस नाम से जाना जाता है? उसे डेंगू बुखार कहते हैं। ये चिकनगुनिया पीतज्वर और जीका संक्रमण का वाहक होता है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम में इसके लिए से सारे चलाए गए हैं। वही सब याद रखना। इसमें क्या होता है कि तेज बुखार आता है डेंगू में, त्वचा पर चेचक जैसे लाल चकत्ते हो जाते हैं और मांसपेशियों और जोड़ों में हमें दर्द होता है। चिकनगुनिया में क्या होता है? सिर में दर्द होता है, थकान होती है और जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पंछियों का वे युगल यानी जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। यानी कि हमें इसमें से उस जोड़े को चुनना है जो दृष्टि में जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है और हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरियों को वो देख सकता है वस्तुओं को। ऑप्शन ए है कौवा और चील क्रॉ एंड काइट। ऑप्शन बी है बाज और गिद्ध ईगल एंड वल्चर। ऑप्शन सी है शकरखोरा और बाज सनबर्ड एंड ईगल। और ऑप्शन डी है कौवा और गिद्ध क्रो एंड वल्चर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाज और गिद्ध। बाज जैसी नज़र तो कहते नहीं है गिद्ध जैसी नज़र, यानी कि हमारी तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक होती है, 4 गुना अधिक वस्तुओं को देख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन भी है कि पंछियों में बाज और गिद्ध की दृष्टि अन्य पंछियों की तुलना में कैसी होती है? श्रेष्ठ। और ये हमारी तुलना में 4 गुना दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। बाज एक शिकारी पंछी है और इसके पंख पतले तथा मुड़े हुए होते हैं। ठीक है। बाज कैसा होता है? एक शिकारी पंछी होता है, मतलब शिकार करता है और इसके पंख होते हैं बहुत ज़्यादा पतले और मुड़े हुए, जो उस तेज गति से उड़ने और उस गति से अपनी दिशा बदलने में भी सहायता करता है। ये भी याद रखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह राज्य जहाँ तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है? ठीक है। द स्टेट इन विच द वर्ड तोरांग इज मीन फॉर जंगल। ऑप्शन ए है मिजोरम। ऑप्शन बी है झारखंड। ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। हमें इसमें से वो राज्य चुनना है जहाँ तोरांग का अर्थ होता है जंगल। से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी झारखंड। ठीक है। झारखंड में जो है तोरांग का अर्थ क्या होता है? जंगल होता है। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि तोरांग नाम का अर्थ होता है झारखंड। तोरांग मतलब झारखंड में तोरांग नाम का अर्थ झारखंड में होता है जंगल। लोग कहते हैं मैं तोरांग जा रहा हूँ, मतलब मैं जंगल जा रहा हूँ। झारखंड में तोरांग को बोलते हैं जंगल। ठीक है। झारखंड में कुड़ुक भाषा झारखंड के आदिवासियों द्वारा बोली जाती है, जिसमें जंगल का वर्णन करने के लिए तोरांग शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिछली बार तो ये सारा आपका पूछा गया था, ये भी पूछ लेता है कि झारखंड के आदिवासियों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कुड़ुक भाषा बोली जाती है। इस एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनिए, इंपॉर्टेंट है। तोरांग शब्द का प्रयोग किया जाता है जंगल के लिए और कई राज्यों के आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय में कुड़ुक सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और एक द्रविड़ भाषा है। आदिवासियों के लोग जंगल के पास रहते थे। अपनी बुनियादी ज़रूरतों जैसे भोजन दवा आदि के लिए जंगल पर ही निर्भर रहेंगे, भी याद रखना। नेक्स्ट हमारा है, ये हमारा थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखो रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, डायरेक्शन वाला ही पूछते, तो डायरेक्शन थोड़ा देख के जाना क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में ये पूछता है। कह रहा है कि किसी छात्रा का घर एक्स और उसका विद्यालय वाई पर है तथा एक्स और वाई के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः विद्यालय पहुंचने के लिए भी छात्र पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर है।
फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक पूरब में 60 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक दक्षिण में 50 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह अपने जो सी के ठीक पूरब में 60 मीटर की दूरी पर है। तो विद्यालय के सापेक्ष में उसके घर की सही दिशा बतानी है। ऑप्शन ए है साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब, ऑप्शन बी है साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी है नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूरब और ऑप्शन डी है नॉर्थ वेस्ट उत्तर पश्चिम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर पश्चिम। विद्यालय के सापेक्ष में उसके घर की सही दिशा उत्तर पश्चिम है। कैसे हुई है देख लीजिए जरा। ये हमारा एक्सप्लेनेशन है कि इस तरह से ऐसे ऐसे हुआ। जैसे इसको तो उत्तर के बोलते हैं और इसको पूरब बोलते हैं। उनके जो बीच में है इसको हम उत्तर पूरब बोलेंगे, इसको हम पश्चिम बोलेंगे और इसको उत्तर बोलेंगे। इनके बीच में उत्तर पश्चिम हो जाएगा। इसको दक्षिण बोलेंगे और इसको पश्चिम बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। इसको दक्षिण इसको पूरब, तो ये दक्षिण पूरब हो जाएगा। 4 इंपॉर्टेंट है, यहाँ से गिनिए उत्तर पूरब दक्षिण और पश्चिम। बीच में उत्तर पूरब हमारा, यहाँ पे उत्तर पश्चिम, यहाँ पे उत्तर पूरब, यहाँ पे दक्षिण पूरब, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि एक ट्रेन भिवंडी रोड रेलवे स्टेशन से 22 नवंबर 2022 को 20:30 यानी कि 8:30 8:30 बजे चलकर 24 नवंबर 2022 को 3 बजे नागरकोइल रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि ट्रेन ने इन दोनों रेलवे स्टेशनों के बीच 1877 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल कितनी है निकटतम में। ऑप्शन ए है 58 किलोमीटर प्रति आवर्स, ऑप्शन बी है 59 किलोमीटर प्रति आवर्स, ऑप्शन डी सी है 60 किलोमीटर प्रति आवर्स, ऑप्शन डी है 62 किलोमीटर प्रति आवर्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 62 किलोमीटर प्रति आवर्स यानी 62 किलोमीटर घंटा। एक्सप्लेनेशन से कि 22 नवंबर को कुल समय चली ट्रेन इस तरह से, 23 नवंबर को कुल समय चली ट्रेन 24 घंटा, 24 नवंबर को कुल लगा समय और कुल तय दूरी। ठीक है, अतः औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्य प्रदेश के 3 सीमांतर्गत प्रदेश राज्य हैं। 3 ऑप्शन ए है गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश बिहार छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ झारखंड और ऑप्शन डी है गुजरात तेलंगाना उड़ीसा। देखो सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है। मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो ऐसे कुछ स्टेट है जिनके बारे में पूछ लेगा। पूर्वोत्तर भारत के स्टेट्स के बारे में पूछ लेता है, किसकी बाउंड्री किसके साथ टच होती है। तो थोड़ा बहुत ये भी देख कर जाना, भी आपके पास टाइम है। ठीक है, इसलिए पहले सारे प्रीवियस ईयर देखिए, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको देखिए, किस तरह टाइप में किसी टॉपिक से ज़्यादा लिए ये उस टॉपिक को नोट कीजिए, वही आपके लिए ज़रूरी होगा। तो सारे प्रीवियस ईयर सुबह देखा कीजिए और शाम को भी अब हम आपके जूनियर लेवल के लेकर आ रहे हैं, उसे भी देखा कीजिए अपने एग्जाम में बेटर करने के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के 3 सीमागत राज्य हैं गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र। ठीक है, ये मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री टच करते हैं। हमारे एक्सप्लेनेशन भी है कि मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। मध्य प्रदेश पहला क्वेश्चन है, कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है 5। इसके अलावा मध्य प्रदेश क्यों पड़ा, क्योंकि भारत के मध्य में स्थित है यानी बीच में। ये उत्तर पूरब यानी कि उत्तर पूरब में उत्तर प्रदेश के साथ, दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र के साथ, दक्षिण पूरब में छत्तीसगढ़ के साथ, उत्तर पश्चिम में राजस्थान के साथ और पश्चिम में गुजरात के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। मध्य प्रदेश पूर्णतः चारों ओर स्थल से घिरा हुआ है और प्रदेश की सीमा ना तो किसी सागर सीमा से स्पर्श करती है और ना ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को। ये देश के मध्य में स्थित है, इसलिए इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट रखना, आज मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसका नाम मध्य प्रदेश पड़ा। ये किसी भी सागर के साथ अपनी सीमा स्पर्श नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ स्थलों के साथ अपनी सीमा स्पर्श करता है। ठीक है, और ना ही अंतर्राष्ट्रीय किसी भी देश के साथ ये स्पर्श करता है। ठीक है, इसे भारत का हृदय भी कहते हैं, इसलिए हृदय प्रदेश भी कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये राज्य है। राज्य की अधिकतम सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है, तो याद रखना हमारे मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। भारत के मध्य में स्थित है, इसीलिए इसे हम हृदय प्रदेश भी कहते हैं। राजस्थान के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला क्वेश्चन तो ये भी मिल गया था, राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैविंग कोस्ट ऑन द अरेबियन सी आर, यानी राज्यों का बेसमूह चुनना है जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। पहला हमारा है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। दूसरा है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तीसरा है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। और चौथा है गुजरात, केरल और तेलंगाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। राज्यों का बेसमूह जो समुद्र तट अरब सागर में है, तो अरब सागर में केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र है। ठीक है। केरल की कैपिटल है हमारी तिरुवनंतपुरम, महाराष्ट्र की मुंबई, कर्नाटक की बेंगलोर। और एक्सप्लेनेशन भी है कि केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात राज्य अरब सागर के तट पर है, जबकि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना ये बंगाल की खाड़ी में है। भारत बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में ये हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर से, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय प्रदीपीय तट से बना हुआ है। ठीक है। प्रायद्वीपीय स्थल का भूभाग जो 3 वजह से घिरा हुआ था उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ पेयर कंपैरिजन वन स्टेट एंड वन यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री। बहुत इजी है कि हमें वो चुनना है, वो जोड़ा चुनना है जो देश के एक राज्यों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हमें बताते हैं। पिछली बार भी ये सब एक आया था, आपने पिछले बार सीटेट का पेपर जो 6 फरवरी को मैंने करवाया था, वो भी मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, ना देखिए जाके देख लेना। तो उसको भी आया था सेम और इसमें भी सेम ही आया है। तो ऑप्शन ए है लक्षद्वीप और पुडुचेरी, दूसरा है चंडीगढ़ और दिल्ली, तीसरा है नागालैंड और लद्दाख, चौथा है मणिपुर और मेघालय। क्वेश्चन चेंज है, मतलब क्वेश्चन आपका चेंज किया गया है पर वही सब है, यानी कि एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पूछा है। तो लक्षद्वीप पुडुचेरी दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, ये होगा नहीं। चंडीगढ़ दिल्ली दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। मणिपुर मेघालय दोनों भारत के राज्य हैं। सही आंसर तो इसमें हमारा एक ही हो जाएगा, नागालैंड और लद्दाख। नागालैंड भारत का राज्य है और लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। याद रखना ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अब भारत के बना दिए गए हैं केंद्र शासित प्रदेश। एक्सप्लेनेशन भी है कि नागालैंड और लद्दाख हमारे देश में एक राज्य है नागालैंड और एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। राज्य हम उस इकाई को कहते हैं जो एक शासन सरकार के द्वारा अधीन होती है। राज्य का अपना अलग विधानमंडल होता है और राज्य का मुखिया वहाँ का क्या होता है, मुख्यमंत्री। जबकि केंद्र शासित प्रदेश वो होता है जो भारत के संघीय प्रशासनिक ढांचे की उपराष्ट्रीय प्रशासनिक इकाई होती है। भारत के राष्ट्रपति उसे चलाता है, उसका संचालक होता है। ठीक है। उसके द्वारा उपराज्यपाल को नामित किया जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा ईवीएस का प्रीवियस ईयर का पेपर जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट था। कल हम ईवीएस के 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के लेकर आएंगे। आज हमने 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात की है। इससे पहले मैंने सीडीपी हिंदी की बात कर ली है और जो 6 फरवरी को एग्जाम पेपर हुआ था उसकी भी बात कर ली है। 4 फरवरी का हम करा रहे हैं। साथ ही हम जूनियर लेवल का भी जल्दी पेपर लेकर आएंगे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो लोगों तक पहुँचाइए, यानी कि शेयर कीजिए, जिससे हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएँ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।